शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर से, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से जो बस थोड़ी देर पहले आई है। 2024 चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर यह हो सकती है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान कर दिया है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर यानी 5 दिनों के लिए होगा। खबर यह भी है कि विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा। बड़ी जानकारी आ रही है। अब अचानक से किए गए इस ऐलान को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि विशेष सत्र बुलाने का मकसद क्या है, लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल स्टाइल भी है। वो चौंकाते हैं, इधर बाकी सब कयास लगा रहे हैं। उन कयासों के बीच, उन कयासों के मुताबिक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या हैं, उस पर नजर डालते हैं। क्या कयासों का दौर है, क्या अनुमान है, आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके पीछे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री अपने स्टाइल से हमेशा चौंकाते हैं, अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे वो दूसरे फैसले रहे हो, हर फैसले ने देश को चौंकाया है। और एक बार फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो संसद का विशेष सत्र लाने के 4 अनुमान है। पहला है लोकसभा चुनाव पहले कराने का ऐलान हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा है एक देश एक चुनाव का बिल आएगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला सकती है सरकार। तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल ला सकती है सरकार। यह खबर मिल रही है। इस विशेष सेशन में बताया जा रहा है कि 4 अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, चारों अनुमान आपके सामने हैं। एक देश एक चुनाव का बिल आ सकता है, लोकसभा चुनाव पहले कराया जा सकता है, यूसीसी का बिल आ सकता है, महिला आरक्षण विधेयक आ सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, जिससे जुड़ा हुआ बिल विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त से इसकी वकालत करते रहे हैं। साल 2020 में दिया गया प्रधानमंत्री का एक बयान आपको सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। तो गहन चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। 3 साल पुराना यह बयान अब करीब 3 साल बाद एक बार फिर से यह बयान चर्चा में है। इस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं विपक्ष के नेता इन कयासों के बाजार और प्रधानमंत्री की जो मंशा उसके ऊपर क्या जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया। ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सरकार ऐसा कोई बिल ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे बढ़ सकती है। इधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। और इस खबर पर अपडेट देने के लिए दिल्ली से संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष शुक्ला और मुंबई से हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ रहे हैं। सीधे पीयूष के पास चलेंगे।
पीयूष, क्या अपडेट है अभी तक आपके पास? क्यों बुलाया गया है विशेष सत्र? देखिए, प्रहलाद जोशी का ट्विटर हैंडल जो था उस पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि 18 से 22 सितंबर के बीच में यह सत्र आहूत होगा, 5 दिन का यह सत्र आहूत होगा। जो सूत्र हैं सरकार के, जो तमाम अन्य सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि 5 अहम बिल इस सत्र में लाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, विवेक, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो विजय चौक है और हमारे ठीक पीछे आपको पुरानी संसद दिखाई दे रही होगी और उसके ठीक बगल नई संसद। और अब इस नए सत्र में, यानी जो ये विशेष सत्र होगा, पुरानी संसद से नए संसद में आरोहण होगा। उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे बिल हैं जो आजादी के बाद से लेकर अब तक लाए गए थे, उनको लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ 5 अहम बिल, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर सरकार सदन के पटल पर इस बिल को रख सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर पूरा विपक्ष इस वक्त मौजूद है और जहां पूरा विपक्ष मौजूद है वहां मेरे सहयोगी संदीप मौजूद हैं। संदीप, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर और विपक्षी खेमे में क्या चर्चा, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, राहुल गांधी से सीधे तौर पे ये सवाल पूछा था कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है सामने, तो सत्र में ये विषय आ सकता है। तो राहुल गांधी ने सीधे जवाब दिया कि ये विषय डाइवर्ट करने के लिए ये विषय बीच में लाया गया है, ऐसा कोई बिल सरकार की तरफ से लोकसभा के सत्र में नहीं आ सकता। हालांकि बाकी नेताओं के भी अलग अलग टिप्पणियां आई। सीधे तौर पर उनका रुख यही था कि इस तरह का बिल आएगा तो हमारा पूरा विरोध रहेगा। हालांकि कई नेताओं ने सीधे तौर पे इसका विरोध करना इस वक्त शुरू कर दिया है। संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि विपक्ष की बैठक लंबी चलने वाली है। और आपका भी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अब आपको बता दें कि एक तरफ जहां संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। हालांकि इसके दूसरे कयास भी हैं, लेकिन मोदी को रोकने के लिए, मोदी को हराने के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी मोर्चेबंदी हो गई है, सबसे बड़ी गोलबंदी हो गई है। एक तरफ इंडिया का मिशन है तो दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में शिवलिंग की आरती करते नजर आए, हवन पूजन करते नजर आए। क्या है कनेक्शन आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात विपक्षी गोलबंदी की, जिसमें कुल 28 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। पिछले 10 सालों में विपक्ष की ओर से यह अब तक की सबसे बड़ी मोर्चेबंदी है। कुल 28 पार्टियां, इसमें मकसद सिर्फ एक है कि 24 की चुनावी लड़ाई में मोदी से मुकाबला कैसे करें। लेकिन इस गोलबंदी में कई पेंच हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि एक चेहरे के खिलाफ कई चेहरे हैं। मोदी वर्सेस विरोधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, सब के सब मुंबई में मौजूद हैं। लेकिन इन सब में पीएम पद के लिए खींचतान साफ जाहिर होती है। जैसे मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जो आज निकल कर आई, वो ये है पोस्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर लिखी है और उस पर लिखा है, देश मांगे नीतीश कुमार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इस लगे इस पोस्टर में नीतीश को पीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि बाद में इस पोस्टर को हटा लिया गया, लेकिन विपक्षी गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी समस्या भी यही सामने आ रही है। हर कोई अपने को पीएम पद के लिए उम्मीदवार मानता है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी आज जो इच्छा जाहिर की, उसे आपको सुनवा देते हैं। तस्वीरें और पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, सुनिए। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज इस इंडिया की मीट हो रही है, गठबंधन हो रही है, उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये हो, ये हम नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार इंडिया के गठबंधन से जुड़े सभी लोग जीत जाएं, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, उसके बाद सभी नेता लोग मिलकर तय करेंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की मनोदशा की बात है, कार्यकर्ताओं की मनोकामना की बात है, कार्यकर्ताओं की अपनी जो भावनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे खेमे की क्या तस्वीर सामने आ रही है वो भी देख लीजिए। दूसरा खेमा यानी कि एनडीए 24 के लिए पूरी तरह से रिलैक्स दिख रहा है। बीजेपी के बड़े चेहरे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान की भक्ति में लीन हैं। काम से फुर्सत निकालकर सीएम योगी ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की। लेकिन विपक्ष में हड़बड़ी मची है, खलबली मची है। कभी पटना, कभी बंगलुरु, अब सारे के सारे नेता मुंबई पहुंच गए। 5 तस्वीर आपके सामने है। मुंबई में 28 पार्टियों के कुल 72 नेता पहुंचे हैं, जिनमें 6 तो मुख्यमंत्री हैं। सबके लिए सांता क्रूज के
ग्रैंड हयात होटल में ठहरने का भव्य इंतजाम किया गया है। पूरी खबर हमने आपको इस बारे में कल ही बता दी थी, रुकने ठहरने लंच डिनर सब कुछ बताया था। लेकिन ये लोग मुंबई में महामंथन क्या करेंगे, एजेंडा क्या है, रणनीति क्या है, आज ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि इस खेमे की ताकत आखिर कितनी है। आपको हम देश के नक्शे के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से दिखाते हैं कि दोनों खेमों की ताकत आखिर कितनी है। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती दे पाएगा, या फिर ये लड़ाई यूं ही है, लड़ाई के मैदान में ये यूं ही कूदा है। आइए देखिए, सबसे पहले एनडीए की सरकार, उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। आप यहां पर देखेंगे तो आपको देश के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में इस वक्त बीजेपी बहुत मजबूती से काबिज है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। यहां पर बीजेपी को हिला पाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और जिस तरह से हाल के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले एनडीए की ताकत, सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम। आप देखते जाइए और काउंट करते जाइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। असम के बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं यहां बीजेपी की सरकार नजर आती है। यहां पर बीजेपी की सरकार इस वक्त शासन कर रही है। अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष के गठबंधन की ताकत क्या है, कितने राज्यों में इनकी सरकार है। सबसे पहले बिहार चलते हैं। ये देखिए, ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार अगर कहें तो उसके हिसाब से मैप हमने तैयार किया है। सबसे पहले बिहार, जहां खुद गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यहां पर ये बिहार और उसके ठीक नीचे ये झारखंड, जहां पर जेएमएम है, ये भी इसी में आ जाएगा। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। इसके अलावा झारखंड, जहां यूपीए की सरकार है। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी सीएम है, पश्चिम बंगाल भी आ गया, यानी टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस सत्ता में है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में इसी साल कांग्रेस ने प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई है। तमिलनाडु दक्षिण का बड़ा राज्य है, जहां कांग्रेस की सहयोगी डीएमके की सरकार है और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर फिलहाल जो है वो इस वक्त केंद्र के अंडर आता है, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया। लेकिन दोनों तस्वीर अब आप देख लीजिए। मैं इस तरफ आ जाता हूं या मैं बीच में आ जाता हूं, आपको यहां से पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मेरे इस तरफ आप एनडीए की ताकत देख रहे हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि इंडिया नया जो गठबंधन बना है उसकी कितनी ताकत है। यानी एक तरह से आप देखें तो दोनों बराबरी के स्टेज पर नजर तो आते हैं, लेकिन क्या यह बराबरी का मुकाबला 2024 में भी हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी मेन पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ नई जो गठबंधन विपक्ष का बना है उसमें बहुत सारे दावेदार हैं। कुल 11 राज्यों में इंडिया की सरकार है। इंडिया गठबंधन की फिलहाल नजर है कि खुद के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ा जाए। कुछ ऐसी भी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश है जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, यानी जोड़तोड़ की राजनीति, और उसमें विपक्ष को थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती दिख रही है। क्योंकि पटना में 23 जून की मीटिंग में सिर्फ 15 पार्टियां थी। बेंगलुरु को जुलाई में 17 जुलाई को 26 पार्टियां जुटी थी और 1 सितंबर के लिए मुंबई में 28 पार्टियां आ गई हैं। और इन तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के अपने अपने बड़े बड़े दावे भी हैं। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हमें हम। लेकिन सवाल क्या है कि जीत का ये कॉन्फिडेंस आखिर क्यों है, इस पर अब बात करते हैं। इस भरोसे का आधार क्या है? तो चलिए आपको बता देते हैं।
जो 28 पार्टियां विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी है, वोटों के लिहाज से आखिर उनकी ताकत कितनी है। आइए देखते हैं। अगर 2019 चुनाव की बात करें तो एनडीए को 25.28 करोड़ वोट मिले थे, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। उसी चुनाव में इंडिया गठबंधन को, जो जिसका नाम अब इंडिया हो गया है, तब यूपीए हुआ करता था, उसे 22.8 करोड़ वोट मिले थे। हालांकि इस बार अलायंस बड़ा है। 2019 में पार्टियों के मिले वोट शेयर के हिसाब से अब इस नए इंडिया गठबंधन का क्या अनुमान है वो भी आप देख लीजिए, आपके सामने रख देते हैं। एनडीए को 41% वोट मिले थे, जबकि इंडिया को उस वक्त तमाम पार्टियों के वोट इसमें मिला दें तो यह आंकड़ा 49% तक पहुंच जाता है। यानी कि इसी आंकड़े के दम पर यह गठबंधन ये दावा कर रहा है कि यह मोदी सरकार से आगे और मोदी सरकार से बड़ा है। सवाल है कि क्या इसी आधार पर इंडिया जीत की उम्मीद लगाए बैठा है और बस 4 करोड़ वोट और मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या सब कुछ इतना आसान होता है? 2 जोड़ 2 यानी 2 + 2 4 ही होता है क्या? कभी कोई पार्टी किसी राज्य में 1 से 2% वोट कम पाकर भी सत्ता कैसे हासिल कर लेती है? तो कभी कोई पार्टी 1 से 2% वोट ज्यादा पाकर भी सीट कैसे गंवा देती है? इसका भी उदाहरण है 2024 में, जब ये तमाम पार्टियां जो कल तक एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रही थी, वो जब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगी तो पता नहीं क्या होगा, किसे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही निकालना बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती है और इस पर काम करना इससे भी ज्यादा मुश्किल। अब इसी से जुड़ी एक और खबर निकल कर आई कि कल की मीटिंग में अखिलेश यादव सीटों का फॉर्मूला पेश करने वाले हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव सबसे बड़ा दावा ठोकने जा रहे हैं। 60% सीट उत्तर प्रदेश की, यानी 80 में से 48 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही समाजवादी पार्टी, जबकि 40% यानी कि 32 सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव अखिलेश यादव रख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। इस पर कितनी सहमति बनेगी अब यह कहना मुश्किल है और हर राज्य में विपक्ष के लिए ऐसी सहमति बनाना बड़ी चुनौती का काम है। इन्हीं सब मुद्दों पर विपक्षी दल कल महामंथन करने वाले हैं। बैठक में कुल 5 एजेंडे हैं। क्या एजेंडे हैं वो भी आप देख लीजिए। गठबंधन की चुनौती क्या है, इस पर बात करते हैं। जो गठबंधन बनाया गया है, जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इसको लेकर मंथन होना बाकी है। दूसरा सवाल, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा, इसमें किस पार्टी को कितनी भूमिका मिलेगी। गठबंधन का लोगो कैसा होगा, इस पर भी बातचीत होनी है। गठबंधन का झंडा कैसा होगा, यह भी अभी तय करना बाकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, यह भी अभी तय करना बाकी है। हालांकि ज्यादातर पार्टियों ने यह बात कही है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस पार्टी को कमान दी जाए। नए गठबंधन के सामने चुनौतियां तमाम है, लेकिन फिलहाल विपक्ष की नेता बड़े बड़े दावे कर परसेप्शन वॉर में बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं और ये इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पत्र को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूल बात बंद करे। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने चंद्रयान की चर्चा करते हुए विपक्ष को बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया, विपक्ष के हमले का जवाब दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है। चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। क्या इमरान खान किसी बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं और क्या इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान में फांसी का डर सता रहा है? क्या इमरान खान को पाकिस्तान में मारने की तैयारी कर ली गई है? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। क्या पाकिस्तान